हेलो एंड वेलकम टू एमडी क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज़ पोएटिक डिवाइसेस। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है और हम कैसे इसको पहचान पाए कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं पोएम में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 8th से लेके 12th तक पढ़ रहे हैं और उनके लिए जो पोइट्री लिखने के बहुत ही शौकीन हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले हम पोएटिक डिवाइस कहेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो होते हैं हमारे पास, जो हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो क्या है उनको भी हम समझेंगे। तो देखिए, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। टुडेज फर्स्ट important thing, let us define what are poetic device. As I have shared the screen with you people, you can see poetic devices। अगर आपको किसी को डिफाइन करना होगा poetic devices क्या होता है, तो आप इनको सिंपल वर्ड्स में ये कहेंगे, poetic devices ऐसे टूल्स हैं जो एक पोइट यूज़ करता है ताकि जो पोएम हो उसकी मीनिंग एनहेंस हो जाए। एनहेंस मतलब बेहतर हो जाए, और जो रीडर्स होते हैं, पोएम पढ़ रहे होते हैं, उनका मूड बन जाए, रिदम आ जाए पोएम में। सो ये टेक्निक है जिससे एक पोएम का मीनिंग अच्छा हो जाता है और जिससे रीडर्स में मूड बन जाता है ताकि वो पोएम को अच्छी तरह से समझे। तो उन्हीं डिवाइसेस को, उन्हीं टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, पोएटिक डिवाइसेस। तो देखिए, बहुत सारे पोएटिक डिवाइस होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उनमें से पहला जो है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, अगर आपके पास ऐसी पोएम होगी जिसमें एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या पूरा एक सेंटेंस रिपीट होगा, बार बार एक ही वर्ड या सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट होगा, तो उस टाइम हम कहते हैं यहाँ पे रिपीटेशन है। एज यू कैन से हियर, for example, here we are going to see an example. Let us read this. To the singing and the ringing of the bells, bells, bells। यहाँ पे जो बोल्ड लेटर मैंने किया है, as I'm highlighting it here, देखिए ये वाला एंड दिस वन, दीज आर रिपीटिंग। आप देखिए एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिपीटेशन। इस पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है राइम स्कीम। राइम स्कीम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए यहाँ पे क्या देखना होता है, हमें जो स्टेंजा दिया होगा, एक मिसरा दिया होगा एक पोएम का, आपको क्या देखना होता है कि लास्ट में जो पोएम के लास्ट में जो साउंड्स आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, उनका साउंड क्या सेम आ रहा है, क्या वो रिपीट हो रहा है। अगर सेम साउंड होगा तो उसी को हम कहते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है कि आपको पोएम के लास्ट जो भी स्टेंजा होगा, हर एक लाइन में आपको लास्ट लास्ट वर्ड का साउंड देखना है। अगर साउंड किसी लाइन के साथ रिपीट हुआ तो हम कहते हैं यहाँ पे राइम स्कीम है, अगर नहीं होगा तो नो राइम स्कीम आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैंने एक एग्जाम्पल ली है। द पोएम का नाम है द रोड्स नॉट टेकन। यहाँ पे आप देखिए, जो ही आप पोएम को पढ़ रहे हैं, सारी लाइन को पढ़ रहे हैं, आपके लास्ट में आ रहा है यहाँ पे फियर। देखिए फियर, तो दूसरी लाइन के लास्ट में आता है क्लेम, राइट। तो ये डिफरेंट है, आप देखिए क्लेम यहाँ पे डिफरेंट है ना। क्लेम फियर के साथ नहीं राइम हो रहा है, इट इज डिफरेंट हियर, राइट। तो इसके बाद आप देखिए वियर जो है ना, वियर वियर रिपीट हो रहा है किसके साथ, वियर। पहला पहला क्या था, फियर, अब है वियर, फियर वियर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा रिपीट। इसी तरह सेम जो आ रहा है ना, सेम रिपीट हो रहा है किसके साथ, आप देखिए फियर वियर सेम, फियर वियर दियर, सॉरी, सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है किसके साथ, क्लेम के साथ। तो आपको क्या करना है, क्लेम यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ पे क्लेम आएगा। देखिए ये वाला क्लेम सेम, क्लेम सेम, दियर वियर, दियर वियर, दियर वियर, ऐसे फियर वियर दियर, फियर वियर दियर। अब हम कुछ ऐसे लिखते हैं, आपको आंसर कैसे लिखना होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल जो फियर वाला है ना, इसको मैं लिखता हूं ए से मैं डिनोट करूंगा। तो जो क्लेम आता है, क्योंकि ये डिफरेंट साउंड है, फियर से क्लेम नहीं सेम आ रहा, तो इसको हम बी लिखेंगे, दूसरे किस्म का वर्ड है। तो इसके बाद देखिए वियर, फियर किसके साथ रिपीट हो रहा है, वियर के साथ, फियर वियर, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, ए वाला साउंड आ जाएगा। तो इसी के बाद जो दियर है, ये फिर से क्या आ रहा है, ए के साथ, फियर वियर दियर, तो इसको भी आपको ए लिखना है। तो इसके बाद जो सेम आ रहा है वो है क्लेम सेम, क्लेम सेम, क्लेम
सेम सेम, तो यहाँ पे ये बी से रिपीट हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपके पास एक स्टेंजा दिया है तो आप बताइए इसकी राइम स्कीम क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हम कहेंगे द पोएम द दिस टाइप ऑफ पोएम हैज राइम स्कीम इक्वल टू ए बी ए बी ए बी, ये वाली इसकी क्या है, राइम स्कीम है। ऐसे आपको ढूंढना होता है, आपको देखना होता है। इन केस वी डोंट हैव एनी राइम स्कीम तो आपको लिखना है द राइम स्कीम इज देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम, बस ऐसे आपको क्वेश्चन को टैकल करना होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो है सिमिली। सिमिली इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ये बहुत ही इजी होता है पहचानना। सिमिली में क्या होता है, वी आर कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स, लेकिन उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, इस पे हम इनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है, जो तशबीह होती है, वो होता है यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज करते हैं जो पर्टिकुलरली एक सिमिली में होगा, एक होता है लाइक, दूसरा होता है एज। यहाँ पे अगर आपने कोई तशबीह देखी, आपने ऐसा कोई पोइम जैसे ही आपने पढ़े, आपको कहेगा कि कोई इज देयर एनी सिमिली यूजिंग यूज्ड इन दिस पोएम, तो आपको क्या देखना हो, आपको देखना है कोई ऐसी लाइन तो नहीं है जहां पे मैंने तशबीह की है, दो चीजों को कंपेयर किया है, लेकिन मैंने वर्ड कौन सा यूज किया है, या तो मैंने एज यूज किया है या मैंने लाइक यूज किया है, तो दैट वेरी टाइम वी कॉल इट सिमिली। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे देखिए, लाइक ड्यू हाउ शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन, आख्ताब आख्ताब पट कूत काला कर इंतजार, शबनम पट कूत काला कर आख्ताबस इंतजार। इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले एट द बिगनिंग यहाँ पे ड्यू कंपेयर हुआ है किसके साथ, सन के साथ, तो ड्यू को कंपेयर किया है ऑथर ने अपने अपने साथ, तो कंपैरिजन हुआ है ना दो चीजों का, लेकिन यूज क्या हुआ यहाँ पे, लाइक, तो ये क्या है, ये सिमिली है। इसी तरह यू वर एज ब्रेव एज लायन, तुम बहुत बहादुर थे, बहादुरी को आपको कंपेयर कर रहा है लायन के साथ, तो यहाँ पे कंपैरिजन फिर से हुआ, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एज, तो ये क्या है, सिमिली है। इसी तरह आप यहाँ पे कुछ और, ही इज एज फनी एज अ बैरल ऑफ मंकीज, ये ऐसा फनी है जैसे एक ये मंकियों का झुंड होता है ना, वैसे ही, क्योंकि वो फनी होते हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे खुद को कंपेयर करा या किसी और को कंपेयर करा, लेकिन वर्ड यूज क्या किया, लाइक और एज, तो इसलिए क्या है, ये सिमिली है। इसके बाद जो भी कंपैरिजन, नेक्स्ट कंपैरिजन जो आता है वो मेटाफर होता है। इट इज वन ऑफ द बिट ऑफ टफ थिंग आई मस्ट से, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे कंपैरिजन तो होता है बिटवीन अनलाइक थिंग्स, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ड लाइक एज या विल एज या लाइक यूज नहीं होता है, देर इज नो वर्ड लाइक एज और लाइक हियर। तो यहाँ पे आपको पहचानना होता है कि कंपैरिजन हुआ है कि नहीं, तो जब कंपैरिजन होगा लेकिन लाइक और एज नहीं होगा, तो उस टेक्निक को हम उस टाइम क्या कहते हैं, मेटाफर। मेटाफर देखिए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर को कंपेयर किया है मेडिसिन के साथ, क्योंकि जैसे मेडिसिन हमें क्योर करता है, इसी तरह लाफ्टर भी हमें क्योर करता है, हमारे टेंशन को खत्म करता है। जो भी हम डिप्रेस होते हैं, कभी तो हम हंसते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम डिप्रेस ना कम हो जाता है, जैसे कि मेडिसिन हमें ट्रीट करता है। सिमिलरली यहाँ पे लाफ्टर को कंपेयर किया है मेडिसिन के साथ। आप यहाँ पे देखिए, इस लाइन में कोई भी ना ही लाइक यूज हुआ है ना ही एज यूज हुआ है, तो कंपैरिजन तो है लेकिन विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो इस टाइप के कंपैरिजन हम को कहते हैं मेटाफर। यहाँ पे देखिए, जब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो आप पहले मेटाफर को डिफाइन भी करेंगे, मेटाफर क्या होता है, इसके बाद आप वहाँ पे आंसर लिखेंगे कि कौन सी लाइन यहाँ पे मेटाफर है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो आपको लिखना है कि हियर इन दिस लाइन द पोएट इज कंपेयरिंग लॉफ्टर विद द मेडिसिन, एज मेडिसिन इज अ क्यूर ऑफ आवर इलनेस, सिमिलरली लॉफ्टर इज अ क्यूर ऑफ आवर डिप्रेस्ड मूड, सो वी कैन these have been compared here using the technique metaphor। ऐसे आपको लिखना होता है। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होती है, जो नेक्स्ट फोर्थ टाइप जो है वो है इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है, दीज आर द टेक्निक्स विच आर यूज्ड टू एड द डेप्थ टू द सेंटेंस। अगर आपको मीनिंग में कोई गहराई, मतलब वो थोड़ा सा मीनिंग ब्रॉड हो जाए उसको, तो वहां पे जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको इमेजरी कहते हैं। और जो ही इमेजरी का कंसेप्ट आता है, आप जब आप ये लाइन पढ़ोगे ना पोइट्री में, आपके जहन में क्या आएगा, इमेज क्रिएट होंगे। आपको लगेगा कि शायद मैं इसको फील कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको देख रहा हूँ खुद, आपको इमेज आ जाएगी, आपको टेस्ट आ जाएगा उस चीज का, आपको आपको फील हो जाएगा। तो ऐसे किस्म के वर्ड्स को, उनको जहाँ जो क्रिएट करते हैं इमेजेस इन द माइंड ऑफ रीडर्स, उनको हम क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है,
कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए, द ऑटम लीव्स आर द ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। आप जो ही आपने ये लाइन पढ़ी ना, आपके जहन में ये आया कि ऑटम का महीना है और मैं निशात बाग में हूँ, वो पीछे जहाँ पे वो चिनार्स वगैरह होते हैं वहाँ पे सारे बिछे हुए थे आपके दिमाग में, या आपके कहीं सराउंडिंग में चिनार बाग होता है, वहाँ पे वो लीव्स पड़े होते हैं, तो आप उन पे चलते हो तो आपको वो साउंड, आपको इमेज आती है ना आपके माइंड में। तो इस टाइम क्या हुआ, आपके जहन में इमेज आ गई ना, तो इस टाइम हम कहते हैं ये पॉइंट डिवाइस कौन सी है, ये मेटा, ये सॉरी ये इमेजरी है यहाँ पे। सिमिलरली देखिए, हिज माई हैंड इज पॉन्डिंग लाइक ए ड्रम। मेरा हैंड ना जैसे मतलब बज रहा है, जैसे एक ड्रम को बज रहा है, मतलब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आपको ड्रम जैसा फील आता है कि कोई म्यूजिशियन है जो ड्रम को बीट रहा है, तो आपके दिमाग में ऐसे ना, तो आपको ये आ जाएगा, इमेजेस आ जाएगी। तो उस टाइप हम क्या कहते हैं। और ये याद रखिएगा, इमेज जो होते हैं ना ये बहुत टाइप के होते हैं। इट मे बी टेस्ट, ये टेस्ट भी हो सकता है, ये आपको शक्ल भी आ सकती है। कभी कमाल दास की पोएम है 12th में, वहाँ पे लिखा है कि आई वाज सिपिंग द शुगर कैन। जब आपने ये पढ़ा ना, आपको आइडिया आता है कि आप पी रहे हो कुछ चीज़ें, आप यू आर एंजॉइंग द आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम की इमेज आ जाएगी। तो इस टाइप के, या टेस्ट आ जाता है, या साउंड सुनाई देगा, आपको कहेगा कि द रेन इज ऑन द फ्लोर मेकिंग नॉइज, तो आपको दिमाग में आया, कोई एक ऐसा सीन आ जाएगा जहाँ पे आपको जो जो आपको रेन की याद दिलाएगा। तो ऐसे टाइप की इमेजेस को हम क्या कहते हैं, इन वाइटी डिवाइस को हम इमेजरी कहते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि हम, ये एक ऐसी टेक्निक है कि आप नॉन लिविंग थिंग या ऐसे लिविंग थिंग को ऐसा, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देते हो, ऐसे एट्रीब्यूट्स देते हो जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है। सपोज देखिए, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ये डांस करता है, ये रोता है, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि विंड जो है वो डांस कर रहा है? अगर मैं ऐसे कहूँगा ना पोएम में कि द विंड इज डांसिंग ऑन द रोड, मैं कहूँगा कि नाच रहा है। आपने ये जो नाचना है ना, ये बेसिकली किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक एट्रीब्यूट है जो हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, ह्यूमन के साथ। लेकिन मैंने किसको दी, नॉन लिविंग थिंग को, मैंने एक फिजिकल चीज को दे दी, जो ना कि जो जिसमें वो क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वो क्वालिटीज दे रहा हूँ। ह्यूमन की क्वालिटीज अगर आप किसी चीज को दोगे, किसी ऐसे नॉन ह्यूमन चीज को दोगे, तो उस टाइम इस पोएटिक डिवाइस को हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफाई करना किसी को। देखिए, इन personification we make human like abilities to an object. Here non-living things or non-human things are related to human attributes. For example, lightning danced across the sky. Lightning, जो lightning होती है, बादल जब फट जाता है तो वो lightning जो लाइट आती है हमें, गरक जो उसको हम कहते हैं, तो वो ना एक किसको डांस कर रहे हैं, कहाँ पे, स्काई पे। तो ये है ना, डांस किसका एट्रीब्यूट है, ये तो एक ह्यूमन बीइंग का है। तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, द कार कंप्लेनेड एज द की वाज रफली टर्न इन इट्स इग्निशन। रीता हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर। देखो, पाई पाई क्या होता है, केक होता है एक किस्म का। तो ये रीता कह रही है कि मुझे जैसे केक ना बुला रहा है। बुलाता कौन है, ह्यूमन बुलाता है ना किसी को। जैसे हमें कोई काम होगा, हेलो हाउ आर यू, कम हियर, वी से दीज थिंग्स। So these are the attributes of a human: calling, dancing, or waiting for someone. So these things are human attributes. And if we are doing the comparison of human, we are giving the human attributes to the non-human or non-living things. We say the technique used by the poet is personification. नेक्स्ट जो होता है ना, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि आपके पास जो लाइन दी होगी ना पोएट्री की, वहां पे साउंड सेम आता है। पहला पहला साउंड मोस्टली वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जैसे यहाँ पे पीटर, ये एक टंग ट्विस्टर भी है, पीटर पिकर पिकड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इसी तरह फ्रॉम फूथ, अब देखिए पी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये पी, ये आगे जो वाला पी, ये यहाँ पे ये पी, फिर ये पी। ये कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होगा ना, तो उस टाइम हम कहते हैं सीरीज ऑफ लेटर्स। यहाँ पे फ्रॉम, एफ रिपीट हुआ है, पहले लाइन इसमें ज़्यादातर ये रिपीट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एलिट्रेशन है। इसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है कि हम
ये वो पोएटिक डिवाइस होते हैं जहाँ पे हम एग्जैजुरेट करते हैं फैक्ट को। एग्जैजुरेट का मतलब होता है कि हम एक्सेस में दिखाते हैं। सपोज़ मैं कहूँगा, सपोज़ आई वेंट टू सम पर्सन्स फ्यूनरल, मुझे वहाँ पे जाना था, जनाज़ा पढ़ना था। तो मैं क्या गया, जब मैं गया ना, मुझे जब मैं वापस आया तो घरवालों ने पूछा कि वहाँ पे कितने आदमी थे? मैं कहूँगा कितने थे जनाज़े में? तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे ना एक दैट इज़ वहाँ पे लक्षबित नफ़र थे। मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी थे, मतलब लाखों आदमी थे वहाँ पे। तो इस फैक्ट को, वहाँ पे लाख नहीं होते, वहाँ पे करोड़ नहीं होते हैं, वहाँ पे ये कहना होता है कि इस फैक्ट को कहना होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। तो इस टाइप के जब हम फैक्ट को एग्जैजुरेट करते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें कि वहाँ पे जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस टाइप के हम पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं हाइपरबोल। देखिए यहाँ पे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ ना, मैं पूरा एक हॉर्स खा सकता हूँ। इट इज, वी नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द होल horse by a man. We can't have that because we need a big belly for that thing to digest and to keep those things in our tummy. So we need big thing for that thing. ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये खाली कहना कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, ये एग्जेजुरेट करता है, यहाँ पे ये हाइपरबोल यूज कर रहा है। समझ आया? तो इसी के साथ शी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, क्योंकि हमें पता है हिल्स तो बहुत पुराने होते हैं ना। खाली ये कहना कि वो बहुत ही बुजुर्ग है, वो बहुत ही एजड है, ये कह रहा है कि ये इतनी एजड है कि जहाँ जहाँ से हिल्स थे, क्योंकि हमें पता है हिल्स तो कब से थे, जब जमीन को बनाया गया। तो इट इज बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। सो यहाँ पे ये तो बिलियंस ट्रिलियंस नहीं पॉसिबल है, यहाँ पे 100 भी नहीं निकलता। बस ये कहना है कि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, वो बहुत ज्यादा एजड है, इसीलिए यहाँ पे ये फैक्ट को एग्जेजरेट कर रहा है। किस पोएटिक डिवाइस से? हाइपरबोल से। इसी के बाद, इसके बाद आती है आयरनी। आयरनी क्या होती है? कभी ये प्रोज में भी पूछा जाता है, व्हाट इज आयरनी। आयरनी में क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट होता है, जैसे हमने कोई पोइम पढ़ी, हमें कुछ और, हमें कुछ एक्सपेक्टेड था। जैसे हमने कोई मूवी देखी, हमें एक्सपेक्टेड था कि लास्ट में हीरो क्या हो जाएगा, वो डाकू को मार, मतलब जो वहां पे जो विलन होता है उसको मार देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ही हम फिल्म के एंड में आए ना, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, हीरो ही मर जाता है एंड इट इज किल्ड बाय द बाय द विलन। सो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग आई, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आएगा। उस स्टेटमेंट में जहां पे अनएक्सपेक्टेड थिंग आ जाती है, उसको हम आयरनी कहते हैं पोएटिक डिवाइस में। देखो, इंड्यूसेस सरकास्टिक इफेक्ट, ये हमारा थोड़ा सा मजाकिया इखलाक देखता है, मजाकिया मूड बनाता है। कभी क्या होता है, हमें मॉम कहती है कि हम कोई खर्च करते हैं, हम KFC जाते हैं, हम कहीं पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तो 10,000 ही खर्च किए ना मामा, को मिल जाएगा ना, पापा नेक्स्ट मंथ और देंगे। तो मामा क्या कहती है वहां से सरकास्टिक ट्यून में कहती है, हाँ हाँ, हमें हमें पैसों का पेड़ बना है ना यहाँ पे, हम तो पेड़ है ना यहाँ पे, पैसे उगते हैं उस पे। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप खर्च करो, उसका मतलब ये आपको रिडिक्यूल कर रही है, आपको ये ना मतलब एक किस्म का मौकरी कर रही है कि बेटा यहाँ पे पैसे नहीं उगते हैं ना पेड़ पे कि तू ऐसे ही खर्च करेगा। इस टाइप की स्टेटमेंट को भी हम आयरनी कह सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, टेलिंग ए रूड कस्टमर टू हैव अ नाइस डे। आपके पास कोई कस्टमर आया, यू आर द कस्टमर एग्जीक्यूटिव, और कस्टमर आया, वो बहुत ही रूड था आपसे, अब बहुत ही बुरी बात की, बहुत ही बुरा बिहेवियर किया, लेकिन आपको लास्ट में क्या कहते हो, आप उसको कहते हैं कि हैव अ नाइस डे, मतलब आप उसको अच्छा कहते हो यहाँ से। ये तो रूड पर्सन को कोई ऐसा नहीं कहता ना, ये अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे ये वॉकिंग इनटू एन एम्प्टी थिएटर एंड आस्किंग इट इज टू क्राउडी, यहाँ आप कहीं पे ऐसे गए ना कि ऐसे गए कि जहाँ पे आपको लगे कि बहुत सारा क्राउड था, लेकिन वहाँ पे क्राउड बिल्कुल ही नहीं था। आप कहोगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड। फिर है ऑक्सीमोरॉन, क्या होता है, ये क्या होते हैं, सेम वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स ना, सेम ये अपोजिट वर्ड्स सेम लाइन में यूज होंगे। जैसे हम कहेंगे सेम डिफरेंस, बोथ द वर्ड्स हैव द सेम डिफरेंस। सेम और डिफरेंस अपोजिट वर्ड्स हैं आपस में, अगर ऐसा कोई भी होगा तो उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ओनोमेटोपोइया में क्या होता है, हम साउंड को करते हैं, इमिटेट करते हैं। साउंड इमिटेट मतलब होता है हम नकल करते हैं किसी जानवर की साउंड, जैसे जैसे चिड़िया जो करते हैं वो चिरपिंग करते हैं, हम चिरपिंग वर्ड करते हैं। टिक टिक होता है जब क्लॉक चलती है, टिक टिक साउंड, जब हम साउंड को यूज़ करेंगे ना किसी साउंड को, तो हम ओनोमेटोपोइया कहते हैं। एलोजन क्या होता है, इन ऑर्डर टू गिव कभी क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ एन एलोजन टू स्टेट किसी सर्कमस्टेंस को क्या मतलब रिपीट करना या यूज़ करना। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि कोई क्या होता है कि इसमें किसी में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कहीं जो बड़ा आदमी होता है। सपोज मैं कहूँगा जो आप ना हमारे क्लास के अनस्टाइन हो, क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज़ है ना, ये किस में यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।
These are the important techniques that we use in poetry. Thank you so much.